हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य पाषाण काल। इससे पहले भी मैंने ये टॉपिक बनाया था, लेकिन वो भारत के संदर्भ में था और ये यूरोप और एशिया के संदर्भ में है। तो दोस्तों, इसमें भी हम वही सब चीज़ें देखेंगे जो हमने उसमें देखा था, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो अलग होगा। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि उस समय के लोग किस तरह की जीवन शैली को अपनाते थे, कहाँ पर रहते थे और कौन-कौन से औज़ारों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि उस समय जो माइक्रोलिथिक वो थे, टूल्स थे, सूक्ष्म पाषाण जो औज़ार थे, उन सब का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हम इसके बारे में देखेंगे और साथ-साथ ये भी देखेंगे कि एशिया और यूरोप में कौन-कौन सी नई-नई संस्कृति उस समय उद्भव हुई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक चला। यह पुरा पाषाण युग के बाद और नव पाषाण काल से पहले आया। इस अवधि के दौरान मानव ने शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली को अपनाते हुए अधिक स्थायी समुदायों में बसना शुरू कर दिया। मनुष्यों ने शिकार करना और संग्रह करना जारी रखा, लेकिन कृषि के साथ प्रयोग भी शुरू कर दिए। उपकरण अधिक परिष्कृत हो गए, जिनमें माइक्रोलिथिक और हड्डी के उपकरण शामिल थे। जैसे जैसे लोग बदलते परिवेश के अनुकूल ढलते गए, उनमें गतिशीलता भी बढ़ती गई। यह काल एक जटिल सामाजिक संरचना और जानवरों को पालतू बनाने की दिशा में एक संक्रमणकालीन चरण का प्रतीक है, जिसने नवपाषाण काल की नींव रखी। यूरोप में कुछ विशेषज्ञों ने मध्य पाषाण काल को ह्रास का एक दौर माना है, जबकि अन्य के लिए यह शिकार एवं खाद्य संग्रह पर आधारित अर्थव्यवस्था में फेरबदल के अनुरूप खुद को ढालने का प्रयास था। इस काल ने हिमयुग का अंत और गर्म अवधि की शुरुआत देखी और फिर बाद का ठंडा चरण भी देखा। गर्म अवधि में समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई, तट और झील अत्यधिक उत्पादक और जलीय संसाधन के क्षेत्र बन गए, अतः उनकी अच्छी तरह से उपयोग किया जाने लगा। इन परिवर्तनों का वनस्पति के साथ साथ जानवरों पर भी असर पड़ा। उदाहरण के लिए रोएदार मैमथ गायब हो गए और हिरण अधिक आम हो गए। यह लोग समुद्र और नदियों में यहाँ वहाँ जाने के लिए डोंगी या छोटी नावों का इस्तेमाल करते थे। नावें लकड़ी के कुंदों को खोदकर तैयार की जाती थी। कुत्तों को शिकार में मदद के लिए पालतू बनाया गया था। पर्यावरण। होलोसिन युग जो 13,700 ईस्वा पूर्व से शुरू हुआ, में पर्यावरण संबंधित बड़े परिवर्तन देखे गए। जलवायु शुष्क और बंजर होती जा रही थी और इसके साथ ही इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों में बदलाव हो रहे थे। जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से दो प्रकार के बदलाव आवश्यक हो गए थे। पहला, औजारों के उपयोग में परिवर्तन और दूसरा, उपलब्ध खाद्य संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन। फ्रांस के नज़दीक मादेयजिल गुफाओं की खोज के साथ मध्य पाषाण काल को एक विशिष्ट सांस्कृतिक काल के रूप में पहचाना जाने लगा। इन जगहों पर मध्य पाषाण औजार पाए गए और इस खोज के साथ यूरोप में एक विशिष्ट चरण की पहचान हुई। मध्य पाषाण काल को अक्सर पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच की संस्कृति के रूप में परिभाषित किया जाता है। डी प्राइस के अनुसार मध्य पाषाण काल केवल सूक्ष्म पाषाण औजारों के उपयोग, वन या तटों के शोषण या कुत्तों को पालतू बनाने से ही नहीं जुड़ा था। इसे कृषि की शुरुआत से पहले की उत्तर हिमनदीय काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूक्ष्म पाषाण औजार। इस अवधि से जुड़े औजारों को सूक्ष्म पाषाण औजार कहा जाता है। ये आकार में छोटे, धारदार और बहुत उपयोगी थे। इस अवधि में बेहतर औजारों और हथियारों के संदर्भ में विकास भी देखा गया। सूक्ष्म पाषाण पाषाण औजार आमतौर पर ज्यामितीय रूपों में बनाए जाते थे, जैसे त्रिकोणीय और विषम बाहु आकार के, लेकिन उन्हें चंद्राकार और अन्य गैर ज्यामितीय रूपों में भी बनाया जाता था। इस अवधि में पहले की अवधि की ब्लेड तकनीक को और संशोधित किया गया था। यह काल धनुष और तीरों के उपयोग से भी जुड़ा है, जिसने मध्य पाषाण मानव को बेहतर शिकारी बना दिया। इस अवधि को नई संस्कृतियों के गठन के आधार पर चिन्हित किया गया है, जैसा कि मछली पकड़ना भी आमतौर पर इस अवधि के दौरान शुरू हुआ था, जैसा कि औजार किट से देखा जा सकता है, जिसमें अब कांटे, बरछी, भाले इत्यादि शामिल थे, जो मछली पकड़ने के विशेष औजार थे। औजार पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने थे। चाकू, कुल्हाड़ी, भाले, ब्लेड, लकड़ी के तीर जैसे अन्य औजार भी इस काल में पाए गए हैं।
धारदार ब्लेड जोर से आघात मारने वाली तकनीक के द्वारा बनाए गए थे। इस अवधि तक यूरोप के कुछ हिस्सों में मानव ने सुडोल संरचना वाले औजारों की नोक बनाना सीख लिया था। मध्य पाषाण अर्थव्यवस्था शिकार, संग्रहण और मछली पकड़ने पर आधारित थी। मध्य पाषाणकालीन मानव नदी के किनारे अर्धस्थायी या स्थायी बस्तियों में समूहों में रहते थे। इंग्लैंड में स्टार कैर लगभग 9500 ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल है। इसमें प्रमाण मिलते हैं कि इस अवधि तक मनुष्यों ने कुत्ते को पालतू बनाना और उससे मित्रता करना सीख लिया था। विद्वान ब्रायन एम फैगन के अनुसार मध्य पाषाण काल एक अनिश्चित जलवायु स्थितियों में भोजन एकत्रित करने की रणनीतियों की तीव्रता के साथ आर्थिक और सामाजिक जीवन में व्यापक भिन्नता की अवधि थी। इन रणनीतियों में नए औजार शामिल थे जो समुद्री स्तनधारियों, मछली आदि जैसे जलीय संसाधनों का शिकार करने में उपयोगी थे। विद्वान बिनफोर्ड के अनुसार मध्य पाषाण काल के दौरान मनुष्य मछली की उपलब्धता के कारण नदी घाटी के चारों ओर बस गए। जल संसाधनों की उपलब्धता ने समाजों को एक स्थान पर बसने और जनसंख्या वृद्धि की परिस्थितियों में रह सकने के लिए कुशलता प्रदान की। दूसरी ओर विद्वान सी गैबल का मानना है कि नदी घाटियों में बदलाव जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम था, जिससे भोजन की कमी हुई और इसका सामना करने के लिए जलीय संसाधन ही एकमात्र उपाय था। मछली पकड़ने के काम में अधिक श्रम लगता था और यह भू खाद्यान्नों की तरह पौष्टिक भी नहीं था। डेविड यस्नर के अनुसार बदलते हुए पर्यावरण, आबादी का दबाव और खाद्यान्नों की कमी की वजह से जलीय संसाधनों की तरफ रुख करना प्रारंभिक मानव के लिए सर्वाधिक उपयोगी रणनीति थी। यूरोपीय मध्य पाषाण संस्कृतियाँ। यूरोप में मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तनों और नए खाद्य संग्रह और शिकार की रणनीतियों के साथ साथ विभिन्न औजार संस्कृतियों में बदलाव के परिणाम स्वरूप विभिन्न नई संस्कृतियों का प्रादुर्भाव देखा जा सकता है। एजिलियन, सविटेरियन, प्रारंभिक टार्डेनाइसेन, इस्चुरियन और लार्नियन संस्कृतियाँ पश्चिमी यूरोप में सबसे प्रमुख थी, जबकि मैग्लेमोसियन, किचनमिडन और कैम्पेनियन उत्तरी यूरोप में प्रमुख थे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व की उत्तरी यूरोपीय संस्कृतियों को धनुष और तीर, कुत्तों को पालतू बनाना, डोंगी का उपयोग और अन्य समुद्री नौकाओं के अलावा हुक आदि मछली पकड़ने के औजारों से पहचाना जाता है। कुल्हाड़ी, सेल्ट, प्रक्षेप्य जैसे औजार उत्तरी यूरोप में लगभग 6000 ईसा पूर्व में मध्य पाषाण काल के अंत में दिखाई देते हैं। यूरोप में, विशेष रूप से उत्तरी यूरोप में, हिमनदीय बर्फ के पिघलने के परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में बदलाव देखा गया। इससे जलीय संसाधनों में वृद्धि हुई, जिनका उपयोग इस अवधि के दौरान अच्छी तरह से किया गया। स्कैंडिनेविया की मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों ने शिकार और खाद्य संग्रह की पूरी क्षमता का दोहन करने का प्रयास किया। ये संस्कृतियाँ बड़ी संख्या में विविध प्रकार के पशुओं का शिकार करती थी। बेहतर ढंग से शिकार करने के लिए नए औजार और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। समुद्री भोजन अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया था। विभिन्न किस्म की मछलियाँ और समुद्री स्तनधारी पशु खाए जाते थे। जमीन पर चरने वाले पशुओं की एक बड़ी तादाद भी उनकी खुराक में शामिल थी। कुल मिलाकर मध्य पाषाणकालीन मानव की खुराक विविधतापूर्ण थी। तटीय गांवों से समुद्री और वन संसाधनों के शोषण के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। बाद की अवधि में लगभग 4000 ईसा पूर्व तक मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत हो गई थी। यहाँ की मध्य पाषाण संस्कृति को 3 कालों में बांटा गया है: मैग्लेमोज, कांगमोस और एर्टेबोले। मैग्लेमोज संस्कृति की विशेषता आखेटक और चरागाही अर्थव्यवस्था के साथ नदी घाटी बस्तियाँ थीं। ज़्यादातर बस्तियाँ झील के किनारे थीं। साक्ष्य समुद्री संसाधनों पर निर्भरता का संकेत देते हैं, क्योंकि यहाँ मछलियों की बहुत ही हड्डियाँ पाई गई हैं। इस संस्कृति के लोग ज़्यादातर छोटी झोपड़ियों में रहते थे, जिनमें कभी कभी कुछ में फर्श भी उनके द्वारा निर्मित किए गए थे। उदाहरण के लिए डेनमार्क में उल के स्ट्रैप में छाल और लकड़ी के फर्श के साथ
झोपड़ियां पाई गई हैं। मैगलेमोज की तरह कांगमोज संस्कृति भी नदी के किनारे विकसित हुई। उत्तर पश्चिम स्वीडिश तट के पास सेगेब्रो इस संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। इस स्थान की विशेषता नोक वाले तीर है। शिकार अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। कांगमोज संस्कृति के बाद एटेबोले संस्कृति प्रकाश में आई। एटेबोले संस्कृति हड्डी, बारहसिंगे के सींग और लकड़ी के औजारों के साथ एक विस्तृत औजार तकनीक वाली संस्कृति थी। अर्थव्यवस्था शिकार पर आधारित थी। मछली पालन भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी, क्योंकि मछली उनके आहार का एक अभिन्न अंग था। वे कब्रिस्तान में अपने मृतकों को दफनाया करते थे और कब्र में शरीर को विभिन्न तरीके से रखते थे। कभी कभी कुत्ते को भी मानव शरीर के साथ दफनाया जाता था। दफन के तरीके कई प्रकार की सामाजिक भिन्नताओं को दर्शाते हैं। जीलैंड और स्कैनिया में पाए गए कब्रिस्तान सामाजिक और अनुष्ठानिक जटिलता में वृद्धि को दर्शाते हैं। दक्षिण स्कैनिया के स्केट होम में जहां 40 कब्रें मिली हैं, कब्रिस्तान की खुदाई में शरीरों को भिन्न तरीकों से लिटाकर दफन करने और कई कब्रों में कुत्तों के साथ दफन करने के प्रमाण मिलते हैं। एटेबोले संस्कृति के औजारों में कुल्हाड़ी, खुरचनी, छिद्रित सींग आदि शामिल है। कुछ खाना पकाने के बर्तन भी पाए गए थे। इन स्थलों से मानव द्वारा तटीय और अंतर्देशीय स्थानों पर साल भर स्थायी रूप से बसावट के साक्ष्य भी मिलते हैं। उनके पास निर्वाह के कई आधार थे। दूसरे समूहों के साथ सहयोग और आदान प्रदान पर आधारित संबंध स्थापित किए गए थे। विशिष्ट औजारों, आभूषणों और शंखों जैसी कुछ वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता था। एटेबोले काल तक कुछ कृषक समुदायों के साथ भी आदान प्रदान के साक्ष्य मिलते हैं। यह मध्य पाषाण कालीन स्थलों पर मृद भांडों के मिलने से पता चला है। टी डगलस प्राइस के शब्दों में हम अब मध्य पाषाण काल को उत्तर यूरोप के शुरुआती शिकारी खाद्य संग्राहक में सृजन अतः क्रिया और सफल अनुकूलन के काल के रूप में देख सकते हैं। एशिया में मध्य पाषाण संस्कृतियाँ। दक्षिण पश्चिम एशिया पौधे और विशेष रूप से जानवरों को पालतू बनाने वाली प्रवृत्ति के विकास को समझने के लिए एक आकर्षक क्षेत्र रहा है। यह क्षेत्र खाद्य उत्पादन का प्रमुख स्थल बन गया। इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल की मुशाबियान और केब्रान संस्कृति के उद्भव के साथ हुई, जिसके बाद नातूफियान संस्कृति आई। मुशाबियन संस्कृति पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में लगभग 14,000 से 12,800 ईसा पूर्व के आसपास उभरी। इस संस्कृति की विशेषता सूक्ष्म पाषाण औजार है। केब्रान संस्कृति को कोर से ब्लेड के टुकड़ों को हटाकर औजार बनाने वाली संस्कृति के रूप में चिन्हित किया जाता है। ब्लेडलेट्स सूक्ष्म पाषाण औजार थे जो 4 से 7 मिलीमीटर से लेकर विभिन्न आकार के होते थे। अर्थव्यवस्था शिकार और संग्रहण पर आधारित थी। लगभग 13,000 ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिम एशिया ने पर्यावरण और वनस्पति परिवर्तनों को देखा। इन स्थलों पर पत्थरों के पीसने वाले औजार जैसे खल और मूसल और अन्य औजार भी पाए गए हैं। नातूफियान संस्कृति लगभग 12,500 से 10,200 ईसा पूर्व के स्थल लीवेंट से कृषि की शुरुआत के सबूत मिलते हैं। इसलिए इसे मध्य पाषाण और नवपाषाण चरणों के बीच संक्रमण की अवधि के रूप में देखा जाता है। इस संस्कृति को गांवों के साथ एक स्थान पर बसकर रहने वाली जीवन शैली द्वारा चिन्हित किया गया है। इस संस्कृति को सूक्ष्म पाषाण, तक्षणी, परिवेधक, खुरचनी, ब्लेड, चाकू और कुदालों द्वारा परिभाषित किया गया है। बाद में यहाँ तीर की नोक भी पाई गई। इसके साथ साथ चक्की, मूसल, ओखली और अन्य पत्थर के पीसने वाले औजार और पत्थर के पात्र भी पाए गए। मछली के हुक और जल के साक्ष्य इस संस्कृति के मानव आहार में मछली के महत्व को दर्शाते हैं। हालांकि इस संस्कृति के लोग अभी भी शिकारी थे और खाद्य संग्रहण करते थे, और सबूत दर्शाते हैं कि ये जानवरों जैसे चिकारा, हिरण, जंगली बकरी इत्यादि का शिकार करते थे। अन्वेषणों के आधार पर पुरातात्विद अन्ना बेलहर कोहेन और ऑफरबार योसफ का तर्क है कि लीवेंट से प्राप्त साक्ष्य प्रारंभिक नातूफियान संस्कृति में साल भर एक ही स्थान पर बसावट को इंगित करते हैं। उनके अनुसार यह सांस्कृतिक रूप से एक जटिल
शिकारी संग्राहक समाज था, जिसमें आवास, भूमिगत भंडारण, कब्रें, चकमक कलाकृतियाँ तथा पत्थर और हड्डी की कलाकृतियों को देखा जा सकता है। साक्ष्य आधार शिविरों और मौसमी शिविरों के मध्य अंतर दर्शाते हैं। पूर्ण बसावट और अर्ध बसावट के आधार पर बस्तियों में हुए परिवर्तनों ने लिवेंट को भी परिवर्तित किया। मध्य पाषाण काल प्रमुख परिवर्तनों का काल था, जिसने मानव समाज की नींव रखी। जैविक परिवर्तनों के साथ प्रारंभिक मानव महान सांस्कृतिक बदलाव भी ला रहे थे। वे सरल औजार बनाने की कला के साथ इतिहास के उस पड़ाव तक पहुंचे जहां उन्होंने ब्लेड के प्राथमिक रूपों का उत्पादन शुरू किया। वे विशेषज्ञ शिकारियों के साथ साथ संग्रहकर्ता के रूप में विकसित हुए। पर्यावरणीय परिवर्तनों को अपनाने से लेकर नई परिस्थितियों में समायोजन करने तक प्रारंभिक मानव ने एक साधारण शिकार संग्राहक के रूप के से खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं में रूपांतरण तक का अपना सफर तय किया। इस काल में औजार तकनीकी, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, साथ ही सभ्यता के संदर्भ में हम जिन परिवर्तनों को देखते हैं, उन्होंने मानव विकास के अगले चरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।